जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, सभी डीएलएड के स्टूडेंट के लिए लेकर आ गए हैं आपका वापस से अगला क्लास। और ये क्लास है हिंदी का प्रैक्टिस सेट 36वां। पीछे हम लोग 35 कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। और पिछला क्लास था जीके जीएस का। होमवर्क के रूप में आप सभी से पूछे थे कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। यही था ना सवाल कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए है बिल्कुल सही, बोध गया में हुआ था, है ना, बिहार के बोध गया में। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि किस नदी के तट पर हुआ था, तो याद रखिएगा निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना नदी को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो कहेंगे सर इसी को हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और किस वृक्ष के नीचे, तो कहिएगा सर पीपल के वृक्ष के नीचे। उस वृक्ष को अब क्या कहा जाता है, तो उसी को अब हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं। कौन सा कहते हैं, बोधि वृक्ष बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। किस वर्ष की आयु में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को, तो कहेंगे सर 35 वर्ष की आयु में। तो ये सब बातें जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिहार के बोध गया में जो है निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है गौतम बुद्ध को, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। करेक्ट आंसर करने वाले में से है काजल, प्रिंस, अंबिका, अडीबा, संजय, ज्योति, इसके अलावा है रुचि और नीतीश और प्रिया। तो चलिए आप सभी का नाम भी ले लिए हैं और यहाँ से हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या है, कोई त्रुटि हो। वाक्य क्या दे रखा है, मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखी। पता चल गया होगा कहाँ पर त्रुटि है। हाँ सर, देखी यहाँ पर नहीं होना चाहिए सर, देखा होना चाहिए ना, कि मिस्टर सामनाथ ने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। तो ऑप्शन सर कहाँ पर देखी देखा वाला है, हाँ यहाँ पर डी में दे रखा है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटि वाला भाग पूछ रहा था, तो सर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। जो भी मैं मेरे भाई डी लगाया बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, कहते हैं कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। रात की नींद डैश होती है, क्या हरी होती है, कहेंगे सर नहीं। रात की नींद तीव्र होती है, बोल सकते हैं। अच्छा, रात की नींद मोटी होती है, नहीं सर। रात की नींद गहरी, सर सबसे सटीक सर डी लग रहा है। तो बिल्कुल मेरे भाई आप सही हैं, डी बिल्कुल सही है। रात की नींद गहरी होती है, तीव्र नहीं बोलेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक तो सर फिर डी हो जा रहा है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची आपको बताना है। व्यथा का पर्यायवाची यहाँ पर आपको बताना है, व्यथा। तो व्यथा का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। आप सभी लोग एक दोहा पढ़े होंगे, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए। कहा गया ना है, रहीमन निजमन की मतलब अपना दुख और पीड़ा जो है अपने मन में ही संजो करके रखो, किसी को बताना नहीं चाहिए, और आपका मौका का फायदा उठा लेता है ना। तो रहीमन निजमन की व्यथा, वहां से दिमाग लगे। व्यथा का मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा होता है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, कहेंगे सर बी में दे रखा है। इसके अलावा दुख और पीड़ा को और हम क्या बोल सकते हैं, तो कहेंगे सर इसी को हम लोग कष्ट भी बोल सकते हैं ना, कष्ट भी बोल सकते हैं। इसी को हम लोग क्या, दुख, दुख तो यहाँ पर नहीं देखा है, तो दुख भी हम लोग लिख लेंगे, लिख लीजिए कहीं पर यदि नोट बना रहे तो। इसी को संताप भी कहा जाता है ना, दुख को संताप के नाम से भी जाना जाता है। पीड़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यथा इसी का मतलब होता है। तो ये सब जो है दुख या कष्ट का पर्यायवाची शब्द होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बी करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अच्छा बताइएगा, जूतियां चटकाना इसका मतलब क्या होता है। जूतियां पटकना, या फिर इधर उधर व्यर्थ का घूमना या नुकसान करना, या फिर जूतियां बनाना। देखिए, जूतियां चटकाना का मतलब जूतियां पटकना नहीं होगा, जूतियां बनाना भी नहीं होगा, और ना ही किसी का नुकसान करना। ये भी जूतियां चटकाने से किसी का क्या ही नुकसान होगा ना। तो जूतियां चटकाना इसका मतलब होता है कि फालतू में इधर उधर घूमना, है ना, यानी कि व्यर्थ का इधर उधर घूमना, उसी को कहा जाता है जूतियां चटकाना। क्यों व्यर्थ में जूतियां चटका रहे हो ना, क्यों व्यर्थ में इधर उधर घूम रहे हो, उसी को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। अच्छा, कालिदास कवियों डैश श्रेष्ठ हैं, तो कालिदास कवियों की श्रेष्ठ है, नहीं। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, हाँ सर। कालिदास कवियों को या पर होगा, नहीं सर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, तो बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे थे ना। देखिएगा, सवाल कर रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो, ठीक है। त्रुटि देखिएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। देखिए अभद्र सा कहाँ पर लग रहा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर दे रखा है सर, है ना, सी में जो है कि त्रुटि है, तो करेक्ट आंसर सी ही हो जाएगा। पूरा हो गया है ये गलत बात है,
पूरे हो गए हैं, इस प्रकार से होना चाहिए। तो चलिएगा आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है दिए गए शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। शब्द क्या दे रखा है, तरुण। तो तरुण का अर्थ पहले जानिए, तरुण का मतलब क्या होता है, तब तो इसका विलोम बताइएगा ना। तो भाई मेरे तरुण का मतलब होता है युवा, या कहिए युवक, या कहिए नवयुवक, है ना, ये सब एक ही वर्ड है, नवयुवक। या फिर ये कह लीजिए जवान, है ना, जवान कह लीजिए, या फिर नौजवान कह लीजिए, नौजवान। तो ये सब हो जाएंगे तरुण के पर्यायवाची शब्द। लेकिन कह रहा है तरुण का विलोम शब्द बताइए, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वृद्ध ही तो होगा ना। हाँ, यानी कि नौजवान, युवक, नवयुवक, जवान कह ले तो उसका उल्टा क्या होगा, विलोम क्या होगा, वृद्ध ही तो होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सी बिल्कुल सही जवाब है। आ जाइए भाई मेरे अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए क्या दे रखा है, रेखांकित खंड गगन। गगन के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, किसान गगन की ओर निहार रहे हैं। यहाँ पर गगन के अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं। गगन का मतलब सूर्य होता है, कहेंगे सर नहीं, गगन का मतलब सूर्य नहीं होता है। ये अलग बात है कि ऊपर देखते हैं तो सूर्य भी नजर आता है, गगन भी नजर आता है, लेकिन गगन को हम सूर्य तो नहीं कह देंगे ना। तो खगेश नहीं और व्योमेश भी नहीं होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकाश। आपको एक बार बताए थे गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नभ, इसके अलावा अंबर, नभ, अंबर, आसमान, और क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आसमान, और क्या हो जाएगा, कहेंगे सर शून्य। नभ, अंबर, आसमान, गगन, गगन तो यहाँ पर दे रखा है, तो नभ, अंबर, आसमान, गगन, शून्य, और होता है व्योम। तो व्योम होता है, व्योमेश नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है ना, तो सटीक आंसर हो जाएगा सर आकाश को हम बोल सकते हैं। तो बिल्कुल नभ, अंबर, आसमान, गगन, शून्य, व्योम, ये आकाश का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो हम आकाश यहाँ पर गगन के अलावे जो है हम रख सकते हैं। व्योमेश का अर्थ क्या होगा, व्योम मतलब होता है आकाश, है ना, या फिर कह लीजिए एक तरह से बादल बोल सकते हैं। लेकिन मेष का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि बादलों का ईश्वर, इस प्रकार से बोला जाता है, बादलों का देवता या बादलों का स्वामी, उसके लिए ये शब्द आता है व्योमेश। समझ गए ना, तो यहाँ पर व्योमेश नहीं होगा, सटीक आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द जो लिखवाए हैं इसको लिख लीजिए कहीं पर और याद रखिएगा इसको। चलिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए, अच्छा ठीक है, मैं इस कृपा के लिए उपकृत हूँ। बताइए, उपकृत हूँ, उपकृत हूँ के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, धन्यवाद। मैं इस कृपा के लिए धन्यवाद, या फिर मैं इस कृपा के लिए उपकारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, या अनुचर हूँ। देखिए उपकृत किसको कहा जा रहा है, यहाँ पर उपकृत मतलब होता है कि किसी की उपकार को मानने वाला। लिख लीजिए, ये शब्द डायरेक्ट पूछा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है। किसी के उपकार या किसी दूसरे के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाला, मानने वाला क्या कहलाता है, तो मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। किस ऑप्शन में है सर, कृतज्ञ। यहाँ पर कृतज्ञ नहीं होगा, कृतज्ञ होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा होगी, कृतज्ञ होगी। इसको ग्यों बना लीजिए, किस प्रकार से बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ना, ग्यों बना लीजिए, तो कृतज्ञ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, कृतज्ञ लिख देते हैं यहाँ पर, यदि आपको समझने में असुविधा हो रहा तो इस प्रकार से कृतज्ञ। ठीक है ना, यानी किसी के द्वारा किए गए उपकार को मानने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कृतज्ञ। और कृतज्ञ किसको बोलते हैं, तो कृतज्ञ उसको बोलते हैं जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को ना माने। मतलब हम आपके ऊपर उपकार किए, कुछ आपका अच्छा भलाई काम कर दिए और आप हमारे उपकार को मान ही नहीं रहे, तो आपको क्या बोला जाएगा, कृतज्ञ बोला जाएगा। यदि हम कुछ आपके लिए अच्छा किए और आप हमारे उपकार को मान रहे हैं, हमको सम्मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप कृतज्ञ हैं। तो वही कह रहे हैं, मैं इस कृपा के लिए कृतज्ञ हूँ, या फिर ये कहें कि उपकृत हूँ। समझ गए ना, तो उपकृत की जगह पर हम कृतज्ञ लगा सकते हैं। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विलोम शब्द चुनिए भाई साहब। तम का विलोम पूछ रहा है। अब भाई तम का मतलब पहले क्या होता है सर, देखिए तम का माने होता है बाबू अंधकार। तम माने क्या होता है, कहेंगे सर अंधकार। अब सर आसानी से बता देंगे ना, अंधकार तो सर प्रकाश हो जाएगा बिल्कुल। तो मतलब पहले समझिएगा, तभी आपको अपोजिट बनाने में मजा आएगा, है ना। जब देख रहे हैं यहाँ पर तम, सर विलोम शब्द बनाना कौन सा भारी बात है, दिन कहेगा तो हम रात बोल देंगे, है ना, रोशनी कहेगा तो अंधेरा बोल देंगे। लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा कि तम यहाँ पर पूछ रखा है, तम का मतलब ही समझ में सर नहीं आ रहा, आज तक कभी यूज ही नहीं हुआ हम लोग के लाइफ में। तो तम का मतलब अंधकार होता है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रकाश। बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। प्रैक्टिस लगाने का यही मतलब होता है कि सवाल किस प्रकार से पूछ सकता है। दिए गए वाक्य में रेखा, देखिए अब आप लोग ये कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर इसमें जो है कि ये क्या बोलते हैं उसको आप लोग, अलंकार सर बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हम ऐसा नहीं कि एक सेशन में हमेशा हम अलंकार ही लेकर आएँ, जरूरी नहीं कि
ये जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें अलंकार होना ही चाहिए, अलंकार के क्वेश्चन इसमें नहीं अगर तो अगले में 4-5 क्वेश्चन एक साथ अलंकार के भी ले सकते हैं। इस प्रकार से मतलब आपका तैयारी ठीक ठाक जा रहा है, आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र होकर बस तैयारी कीजिए, ठीक है। देखिएगा, कर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पिघल का आपको बताना, अच्छा देख लेते पूरा लाइन कि उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। पिघल के जगह पर हम द्रवित हो गया है ना, द्रवित हो गया या फिर कुंठित हो गया या संघनित हो गया, हर्षित हो गया। किसी को बच्चे को देखकर है ना, बालक को पीटते हुए देखकर हर्षित कैसे हो सकते, खुशी कैसे मिल सकती है, तो सर गलत है। संघनित वर्ड भी यहाँ पर सुटेबल नहीं और कुंठित होना भी यहाँ पर सुटेबल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा द्रवित हो गया है ना, द्रव से यानी द्रवित हो गया, आंसू से भर गया है ना दिल हमारा। वैसे तो आंख आंसू से भरता है लेकिन दिल भी पिघल जाना, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब दिल भी हमारा है ना पिघल जाना मतलब द्रवित हो गया। तो सुटेबल बैठ रहा है सर ऑप्शन ए, तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। चलिए अच्छा, आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कहते हैं दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए ये वही है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको बोलते हैं, शीर्षक का इसका नाम होता है। जिसकी आयु लंबी हो उसको आप एक शब्द में क्या कहिएगा तो जिसकी आयु लंबी हो उसको बोलेंगे क्या, दीर्घ आयु। क्या बोलेंगे, दीर्घ आयु। सर ऑप्शन बी में दे रखा है। अल्प आयु मतलब क्या हो गया, जिसकी आयु क्या हो, आयु जिसकी कम हो उसको हम अल्पायु कहेंगे। जटायु सर किसको बोलेंगे, जटायु का कोई वैसे कम ज़्यादा से कोई अर्थ नहीं होता है। जटायु का मतलब गिद्ध होता है ना, जो गिद्ध पक्षी होता है ना उसको जटायु बोल दिया जाता है। वायु का मतलब तो हवायु होता है, एक लय में बैठ रहा है इसलिए अल्पायु, दीर्घायु, जटायु, वायु कर दिया है ना। बाकी अर्थ तो आपको वायु का समझ में आ रहा होगा, हवा होता है, जटायु मतलब गिद्ध याद रखेगा, दीर्घायु मतलब जिसकी आयु लंबी हो, अल्पायु माने जिसका आयु जो है कम हो। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। देखिए वही है, नीचे लिखी हुई, इसको आप एक शब्द में क्या कहते हैं। तो सवाल पढ़ते हैं ना कहीं कहीं पे कि निम्नलिखित में से बताइए 4 ऑप्शनों में से कौन सा आंसर सही होगा। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे लिखा हुआ। निम्नलिखित मतलब क्या होता है, नीचे लिखा होता है। क्या तो रहा है कि नीचे लिखी हुई, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, तो निम्नलिखित तो कहेंगे है ना। तो नीचे लिखी हुई को क्या बोला जाता है, निम्नलिखित। स्वलिखित मतलब क्या होता है सर, स्वलिखित मतलब होता है खुद से लिखा हुआ या खुद का लिखा हुआ। लिख लीजिए कहीं पर पूछा जाता है ये सब, खुद का लिखा हुआ को क्या बोलेंगे, स्वलिखित, माने हम अपने से लिखे हैं। ऊपर लिखित किसको कहते हैं, तो ऊपर लिखा हुआ, सिंपल याद रखिएगा, ऊपर लिखा हुआ को ऊपर लिखित बोलते हैं। हस्तलिखित क्या बोलते हैं, जिसको हाथ से लिखते हैं, तो लिख लीजिए हाथ से लिखा हुआ को हम क्या बोलेंगे, हस्तलिखित बोलेंगे। तो ये सब ईजी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी निम्नलिखित मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, ठीक है। केशव का पर्यायवाची पूछ रहे हैं, केशव का मतलब समझ में आ जाएगा तो पर्यायवाची बता दीजिएगा। देखिए केशव मतलब बाल नहीं होता है, ठीक है, जो हम है ना, जैसे सर के बाल हो सकते हैं, आप लोग ये समझ लीजिए केशव माने बाल, या केशव माने केस भी कई लोग बोलता है, या कान नहीं होता, ये सब ध्यान रखिएगा। केशव यहाँ पर गोपाल का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा केशव के अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं। गोविंद लिख लीजिए, ये लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, हो सकता है पूछ लिया आपसे। गोविंद हो गया, गोपाल हो गया, माधव हो गया है ना, माधव हो गया, नारायण हो गया, ये सभी एक तरह से बोला जाए कि भगवान का ये पर्यायवाची शब्द है ना। नारायण हो गया, या फिर दामोदर कह लीजिए, दामोदर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो या फिर ये ब्रह्मा कह लीजिए, कुछ इस प्रकार से। तो गोविंद, माधव, नारायण, दामोदर, ये सब केशव के पर्यायवाची शब्द हैं, या फिर गोपाल कह लीजिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए ये किसी शरीर का कोई पार्ट का नाम नहीं है केशव, समझ गए ना। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तोता डैश में उड़ रहा है। तोता कहाँ उड़ रहा है, आकाश में सर बोल सकते हैं। तोता पहाड़ में सर नहीं, पहाड़ में कैसे उड़ सकता है, नदी में भी नहीं उड़ सकता सर, पाताल में तो और भी नहीं उड़ सकता है। तो करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ये तो सर इजी था, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ए जो भी लगाएं सही है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर अब आपको पकड़ना है। बताइए, कठिन शब्द है ये, बताइए। लिखा हुआ है दुस्वप्न, 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 दुस्वप्न। बताइए इसमें सटीक या सही वाला कौन सा है। दुस्वप्न में दुख में, दुख वाला जो सपना आता है ना किसी को, यहाँ पर लिखा हुआ है दुस्वप्न। तो सही सही कौन सा लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड सही है। तो बिल्कुल देखिए दुस्वप्न पहले तो सर ये वाला तो होगा नहीं, दुर्भुकर वाला नहीं होता है। दुख जब भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कुछ इस प्रकार से मिलता है ना, दुख इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा, तो यही वाला होगा अभी। तो सर ये दुर्भुकर तो सर कट गया, और यहाँ पर सर दुर्भुकर इसमें भी ये भी कट गया, तो यही दोनों से हो सकता है सर। स्वप्न जब भी लिखा हुआ मिलता है तो इस प्रकार से हमको मिलता है ना सर, स्वप्न इस प्रकार से मिलता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार स्वप्न लिखा हुआ है ना, 100 का सर आधा नहीं केवाई, जबकि आधा होता है, तो सर ये वाला भी गलत है। बच गया कौन सा ऑप्शन, सर सी बच गया, दुःस्वप्न, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। ये भी कुछ इसी प्रकार से सही वर्तनी आपको यहाँ पर पकड़ना है। लिखा हुआ है दीर्घ श्वास, देखिए सब उसी प्रकार से लिखा हुआ है, तो करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है? तो सबसे पहले दीर्घ श्वास, जब भी कोई चीज़ आप दीर्घ, सबसे पहले दीर्घ लिखिएगा तो दीर्घ में आप इस प्रकार से दीर्घ नहीं होता है, इस प्रकार से दीर्घ नहीं होता है, ये गलत है। हर्षिकर नहीं है, दीर्घ में जब भी होता है दीर्घीकर होता है। तो सर हर्षिकर वाला होगा नहीं, और सर कहीं पर है? सर अब सर कहीं पर नहीं है सर, सब जगह दीर्घिकर का दे रखा है। तो देखिए इसमें भी दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दीर्घ किस प्रकार से लिखा है, दीर्घ लिख दिया गया सर, ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों में देखिए दीर्घ श्वास होता है, तो श्वास जब भी होगा किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से तो होगा ना श्वास, तो यहाँ पर सवास लिख दिया गया है सर, इस प्रकार से सिंपल तो नहीं होता है। फिर कौन सा ऑप्शन बच गया सर? सी बच गया। तो दीर्घ श्वास ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, समझ गए ना? इस प्रकार से ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांट सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना का अर्थ व्यक्त करता है। एक प्रकार का मुहावरा है मुंह फुलाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो कहता है ना, क्यों मुंह फुलाए बैठे हुए हो, मतलब क्यों रूस करके बैठे हो, रूस जाना है ना, रूस जाना उसको क्या बोलते हैं? रूस जाना को मुंह फुला लेना है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर रूस जाना, तो हाँ देखिए अप्रसन्न होना, क्या तो रखा है ना, अप्रसन्न होना माने कि दुखी में रहना, अप्रसन्न माने कि खुश नहीं, प्रसन्न नहीं होना, उसी को तो अप्रसन्न बोल सकते हैं। तो रुस जाना ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूजन आना नहीं, मुंह सूजना नहीं, मुंह में हवा भर जाना नहीं भाई, मुंह फुलाना का मतलब मुंह में हवा भर जाना नहीं होगा। देख रहे हैं किस प्रकार से ऑप्शन दे रखा है। तो चलिएगा, कई सारे स्टूडेंट ऐसे मेरे भाई, मुंह फूलना का मतलब मुंह में हवा भर जाना इस प्रकार से लगा देता है। मुंह तभी फूल सकता है जब उसमें हवा भर लेंगे, है ना। तो नहीं समझता है मुहावरे का मतलब, इस प्रकार से लगा भी देता है कई सारे स्टूडेंट। तो ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंह फुलाना माने अप्रसन्न हो जाना। चलिए, या फिर ये कहें कि रुस जाना, है ना, बोल सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें क्या हो, कोई त्रुटि हो। कहता है हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध, सबसे पुरानी, देखिए तो कहीं पर लग रहा है अभद्र सा, है ना, अभद्र सा। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध, सबसे पुराना कहें तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए तो हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है सुनने में, कहेंगे हाँ सर। तो पुरानी कहाँ पर लिखा हुआ है सर? यहाँ पर ऑप्शन बी में दे रखा है सबसे पुरानी, यही वाला तो लग रहा है गलत है, बाकी सब तो सर सही है। तो बिल्कुल मेरे भाई बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा हमारे देश का सबसे पुराना, पुरानी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर लिंग का जो है त्रुटि हुआ है, लिंग त्रुटि हुआ है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गलती किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे प्रदेश में कोई कई सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारे प्रदेश, प्रदेश कभी हमारा कैसे हो सकता है? प्रदेश माने तो सर दूसरा देश होता है, तो प्रदेश माने दूसरा देश नहीं होता है। प्रदेश माने होता है राज्य को बोला जाता है प्रदेश, मतलब जैसे हमारा बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो हमारे देश भर में जितने भी स्टेट है ना, राज्य, उसी को प्रदेश कहा जाता है, समझ गए ना। तो प्रदेश माने राज्य होता है, तो हमारे राज्य का सबसे पुरानी नहीं बोलेंगे, हमारे राज्य का सबसे पुराना बोलेंगे। तो यहाँ पर त्रुटि है, ना कि यहाँ पर, समझ गए ना। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए कहता है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तुम्हें रोटी खानी है, अच्छा है तो यहीं पर है ना, तुम्हें रोटी खानी है, डैश चावल खाने हैं होगा यहाँ पर, है नहीं, है होगा, एक आंसर होगा, ठीक है। बताइए तुम्हें रोटी खानी है या होगा ना, हाँ सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तुम्हें रोटी खानी है किंतु चावल खाना नहीं, तुम्हें रोटी खानी है साथ चावल खाने हैं, गलत। तुम्हें रोटी खानी है परंतु चावल खाना नहीं, सर ये किंतु परंतु होगा नहीं, सटीक आंसर सी ही लग रहा है, तो सी बिल्कुल सही जवाब है भाई। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए कहता है कि जब, अच्छा ये अलंकार वाला है, जब एक ही शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो जाए, तो बताइए कौन सा अलंकार होगा। बिल्कुल याद रखिएगा, आप सभी को तो पता चलिएगा, कई बार करा चुके हैं, कहिएगा हाँ सर पिछले ही सेशन में कराए हैं सर। उसमें होता है उपमा, सॉरी उपमा नहीं, यमक अलंकार, सॉरी हम ही मिस्टेक कर गए भाई साहब। उसमें क्या होता है, यमक अलंकार होता है ना, यमक अलंकार। जैसे एक बार कराए थे पिछले क्लास में भी, कनक कनकते 100 गुनी कराए है ना, कनक कनकते 100 गुनी, मदकाता अधिकाय, है ना, मादकता अभिकाय। तो कनक कनक देख रहे हैं, एक ही शब्द दो बार यूज हुआ है एक लाइन में, लेकिन हर बार अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पर एक बार बताए थे कनक का मतलब क्या होता है, तो एक बार कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है सोना, समझ गए ना। तो शब्द एक से अनेक बार यूज हुआ है, लेकिन दो यानी दो या दो से अधिक बार यूज हुआ है, लेकिन अर्थ हर स्थिति में अलग अलग हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं यमक अलंकार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए तो अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है।
तो भाई मेरे काव्य गुण का तीन गो है, ये 3 प्रकार का ही होता है। काव्य गुण कितने होते हैं? 3 होते हैं टोटली। एक तो प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुरी गुण। तो ये तीनों जो है काव्य गुण है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा? छंद, ये काव्य गुण नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तीनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तीनों क्या है? प्रसाद, ओज और माधुरी, ये तीनों काव्य गुण है, ठीक है। छंद नहीं होगा। चलिए अच्छा, आ जाइए तो अगले क्वेश्चन पर। बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं, देख लीजिए। कहता है भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? अच्छा, भोजनालय का। तो सर कौन सा संधि, ये पता तभी कर लेंगे हम लोग जब इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। तो किस प्रकार से होगा? भोजन जोड़ आलय, ठीक है। भोजन जोड़ आलय। तो यहाँ पर 9 पढ़िए, 9। देखिए ओ आ रहा है बीच में, कहेंगे हाँ सर यहाँ पर तो सर ओ आ रहा है और यहाँ पर पहले से आ लगा हुआ है। तो ओ और आ मिलकर के क्या बन जाता है सर? बड़ी वाला आ ही बनता है। तो आ क्या है? ये दीर्घ स्वर संधि है ना, दीर्घ स्वर वर्ण है। संधि नहीं बोलेंगे, पहले ये समझिए क्या है। जैसे ओ ये सिंपल है, लेकिन आ क्या है? ये दीर्घ स्वर वर्ण है। इसी प्रकार से हर सही ये सिंपल है ना, लेकिन जो ये इस प्रकार से होता है, दीर्घ ही होता है। ये दीर्घ ही क्या है? ये दीर्घ स्वर वर्ण है। तो उसी प्रकार से आ क्या है? ये दीर्घ स्वर वर्ण, इसमें एक आकर लगा हुआ है, इसको दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। तो जब दीर्घ स्वर वर्ण बन रहा है तो संधि भी कौन सा होगा? कहेंगे सर दीर्घ स्वर संधि होगा। तो स्वर तो सर नहीं पे है, लेकिन ये दे रखा है दीर्घ संधि। तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि है यहाँ पर। यानी आ बन जा रहा है, ये क्या है? दीर्घ स्वर वर्ण है। तो दीर्घ स्वर संधि कह लीजिए या फिर दीर्घ संधि कह लीजिए, एक ही बात है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अच्छा, अशुद्ध वाक्य कह रहा है, यानी 3 तो इसमें आपको शुद्ध मिलेगा। दिमाग लगाइए। मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, क्या ये सही है? हो सकता है सर, देख लेते हैं। बेटी पराये घर का धन होती है। अच्छा, भारत में अनेकों राज्य है, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। सर मिल गया है, सर मिल गया है। कहाँ पर बाबू? मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं कहेंगे सर अनेकों वर्ड सर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सर अनेक का मतलब ही होता है बहुत सारा। तो सर इसमें अनेकों लिखने का क्या जरूरत है? तो इसीलिए तो ये लाइन गड़बड़ है ना। कह रहा है अशुद्ध वाला वाक्य पहचान, ये कौन सा? तो यही वाला सर। इसका शुद्ध वाक्य ये होगा कि भारत में अनेक राज्य हैं, अनेकों राज्य नहीं होगा। समझ गए ना? तो करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भी मैं मेरे भाई यहाँ पर सी लगाए थे, अब बिल्कुल सही है। आ जाइए तो अगले क्वेश्चन पर, देख लेते हैं इसको। अरे ये क्या हो रहा है? बहुत बड़ा हो गया ऑप्शन इसका, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं इसको थोड़ा और। हाँ देखिएगा, और बड़ा कर लें क्या? आ जाइए अच्छा, और बड़ा कर लिए आपके लिए। देखिए, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अच्छा, यहाँ पर शुद्ध कह रहा है, यानी 3 तो इसमें तब आपको अशुद्ध मिलेगा। नदियाँ बह रही हैं, 3 अशुद्ध है इसमें। नदियाँ बह रही हैं, तारा निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाला, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है। अच्छा, सकता है, सकते हैं भले होता है तो सकता है, तो ये तो सर गलत है। ये है शुद्ध ही तो पकड़ना है, 3 को तो सर अशुद्ध ही मिलेगा। और देखिए, माली ने सब पेड़ काट डाला, ये गलत है। माली ने सब पेड़ काट डाला ये नहीं कहेंगे, माली सब पेड़ काट डाले, इस प्रकार से शुद्ध होगा। क्या हो जाएगा? माली सब पेड़ काट डाले, काट डाले, डाले होगा, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर तारा निकल आए, तारा निकल आए। देखिए, तारा निकल नहीं होगा, तारा एक दो तारा नहीं निकलता। जब भी निकलता है तारा कई सारे संख्या में निकलता है, वो भी अनगिनत संख्या में। तो ये नहीं कहेंगे तारा निकल आए, ये बोलेंगे हम लोग कि तारे निकल आए। क्या बोलेंगे भाई मेरे? तारे निकल आए। समझ गए ना? और यहाँ पर भी देख रहे हैं अभ्यास करते करते, यहाँ पर तो ये गलत है ही। तो सर शुद्ध बच गया सर ऑप्शन ए, तब है ना। नदियाँ बह रही हैं, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका होमवर्क, जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या पूछ रहा है? चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? है ना, चादर ओढ़कर सोना, या फिर चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, या आय से अधिक व्यय करना। व्यय माने खर्च करना होता है, ठीक है। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क आपका है हिंदी का। और पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाता है। फ्री में PDF चाहते हैं तो पिन कमेंट में जो है आपका ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक आपका लेटेस्ट वाला मिल जाएगा, यहाँ पर लेटेस्ट वीडियो मिल जाएगा, इधर आपका यहाँ पर सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।